हेलो फ्रेंड्स, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इंग्लिश लिटरेचर का वर्ल्ड भी कुछ ऐसा ही है जिसमें बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स हमें ऐसे एराज की सैर करवाते हैं जिसमें हमारे एक्सपीरियंस को ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है और उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन से हम अपने सोचने का दायरा जो है और अधिक विस्तृत कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस इंग्लिश वर्ल्ड में और जानते हैं कि इस दुनिया में और क्या क्या ऐसी अनोखी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्लस वी आर एंजॉइंग दीज मोमेंट्स ऑल्सो। सो व्हाट आर टुडेज टॉपिक। अभी तक हम बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में और वो बात हमने की थी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की, हमने बात की थी इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेगमेंट्स की, हमने बात की थी कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो उन्हीं को इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में लाते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द प्रोमिनेंट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये प्रोमिनेंट राइटर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और इनकी विस्तृत चर्चा इन अ इलैबोरेट फॉर्मेट वील बी स्टडिंग दीज काइंड्स ऑफ राइटर्स who are very prominent and although I can say that they are the mirror of the society। वो दर्पण है पूरे समाज का। वो दर्पण क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी राइटअप्स लिखे हैं उन सब में समाज का ही तो आईना है, समाज की ही सारी बातें हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये राइटर्स ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो हमें सोचने का मजबूर कर देती हैं, जो ऐसे क्वेश्चन से हम कन्फ्रंटेड होते हैं जिससे हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में करके कुछ ना कुछ इसका रेजोल्यूशन हमें भी लाना चाहिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो हमारे राइटर्स से रिलेटेड है। राइटर्स से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका पैटर्न समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैटर्न समझे अगर हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर जंप करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी चांसेस ये बनते हैं कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे जो बाउंड्री है उससे निकल जाए। और ये भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड, कि आपको वो क्वेश्चन पता ही ना चले कि कहाँ से आया है। ऐसा क्यों होता है? हमने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? द रीज़न इज़ दैट द रीज़न इज़ द पैटर्न, द रीज़न इज़ द अप्रोच, what approach we are following to cover up these writers। तो ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कब? जब हम इन राइटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए, किसी का भी जीवन इतिहास जानना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो आसान कब बन जाता है? जब हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर्स हैं हम उनको उठा के देखें और न सिर्फ उनको देखें बल्कि एक इंटेंस रीडिंग करें कि इसमें पूछा क्या गया है, तो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा। और जब आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाता है तो आप क्या डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो इस सेक्शन में हमें कैसे पढ़ना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो जानिए। जो भी राइटर्स से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, क्या चीज़ें चाहिएगी? द वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट पॉइंट, व्हाट शुड बी इट? द वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? द वेरी फर्स्ट हमारा प्रोमिनेंट पॉइंट होना चाहिए अबाउट द राइटर, अबाउट द पोएट, अबाउट द इंग्लिश पर्सोना, कि ये जो राइटर है इसका बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर, ये क्या है, फिर इसकी डेथ जो है, जो इसका डिमाइस है वो कहाँ पर हुआ, ये हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है कि इस राइटर का जॉनरा क्या रहा है, इसकी स्टाइल क्या है लिखने की, ये किस क्षेत्र में लिखता है, ये अपनी जो रचना लिखता है वो गद्य में लिखता है, पद्य में लिखता है, या दोनों को मिक्स वाली करके स्टाइल में लिखता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं जॉनरा। तो ये जॉनरा इसका क्या है राइटर का, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। प्लस ये राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I am not talking about writer's age, I am talking about which age, which era does those writers belong to। तो यहाँ पर ये एज जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कह सकते हैं क्या,
कि उस टाइप का एरा, उस जमाने का एरा क्या था, वो युग कौन सा था जिसमें वो राइटर अपनी रचनाएं लिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी कहा कि जितने भी राइटर्स होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं। समाज में जो एक्टिविटीज होती हैं वही एक्टिविटीज ये राइटर्स अपने राइटर्स में लिखते हैं। तो हमें और क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए उस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट? उस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है जिसमें राइटर अपनी रचनाएं लिख रहा है। उस टाइप का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे पता है तो मैं बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर पाऊंगी और उसका आंसर दे पाऊंगी। जैसा आप साइकोलॉजी में भी देखते हैं, क्या आपने साइकोलॉजी में देखा होगा कि अगर कोई बच्चा किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसमें बताया गया है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट में जब बच्चा ऐसा अनयूजुअल मैनर करता है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी केस स्टडी करनी होगी, हमें उसके जीवन इतिहास विधि पे जाना होगा और जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारण क्या है। न कि उसे मार पीट के समझाना होगा कि क्लास में आप आंसर दीजिए वरना आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसके कारणों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस कारण से ये बच्चा क्लास में इतना गुमसुम बैठा रहता है और जवाब नहीं देता है। उसी तरह की फिलॉसफी हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है कि हमें उस टाइम पे सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही हम इस दोनों को कनेक्ट करते हैं कि राइटर की एज और राइटर का उस टाइम पे सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमें चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। क्यों याद होती हैं? क्योंकि हमें उसके लॉजिकल आंसर्स भी पता हैं दैट व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात हमें क्या पता होनी चाहिए? तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस राइटर्स के जो राइटअप्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके सारे नाम हमें याद होने चाहिए कि इस राइटर ने ये रचनाएं जो हैं ये लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइटअप्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और उस राइटअप्स में के साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए कि इस राइटअप्स में जो भी प्रोमिनेंट है, जो भी उसका मुख्य कार्य है उस राइटर का, वो हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। दैट व्हाट इज द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ दिस राइटर which proves a milestone in the society। वो मील का पत्थर साबित हुआ क्या? उसकी रचना। तो वो रचना आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्लस इसका सोसाइटी पे इसकी रचना का क्या इम्पैक्ट पड़ा आपको वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट राइटर इन दिस सोसाइटी। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसने ये जो रचनाएं लिखी क्या इससे समाज में कोई परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। प्लस इसके साथ ही आपको और क्या क्या आना चाहिए, तो इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे कोर्स में एक चीज़ आती है जो लिटरेरी फॉर्म्स कही जाती है। अब ये राइटर जो भी लिखेगा क्या वो सीधा सीधा लिख देगा इन अ डायलॉग राइटिंग, एक संवाद की तरह? जैसा हम सोसाइटी में जो लोग हैं वो संवाद करते हैं उसी तरह राइटर भी अपने डायलॉग्स लिख देगा? बिल्कुल नहीं। राइटर जो डायलॉग्स लिखेगा तो उसमें वो यूज करेगा क्या? लिटरेरी फॉर्म्स। जैसे लिटरेरी फॉर्म मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइमेसिस, तो क्या आप इसका जवाब दे पा रहे हैं? क्या आपको पता है कि माइमेसिस मतलब क्या होता है, और क्या आपको पता है कि इसका यूज किसी भी राइटर ने कहां पर किया है? तो इस तरह से हम जानते हैं, इस तरह से हमारी एक्नॉलेजमेंट बढ़ती है कि कैसे लिटरेरी फॉर्म्स को कवर अप करते हुए, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हुए, कैसे किसी लेखक की रचनाओं को पढ़ते हुए हमें ये सब चीज़ें याद भी हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उस राइटअप में जितना भी राइटर्स ने कुछ लिटरेरी फॉर्म यूज़ किए हैं उसका आइडिया हमें बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। प्लस इन सारे राइटअप्स में जो भी राइटर अपना कुछ लिखता है, कोई वर्क लिखता है, उसकी थीम हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसकी थीम में वो ये बताता है कि सोसाइटी में उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी क्या हुआ करता था। तो जो भी राइटर्स वो लिखेगा उसकी थीम जो होगी वो कॉमन होगी और वो कॉमन थीम हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें आना चाहिए. सो ऑल दीज मैनर्स व्हेन दे आर इन अ इंटीग्रेटेड फॉर्मेट, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ ट्रांजिशन पीरियड. आप अपने आप को खुद एक परिवर्तन के मोड़ पर पाएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपको याद भी हो चुकी हैं. तो ये तरीका होता है किसी भी राइटर के किसी लेख के बारे में, किसी रचना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सीधे पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते. हम सबसे पहले देखते हैं पुराने पेपर्स, और उन पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस कौन से आए हैं, उनसे हमें पैटर्न समझ में आया. और पैटर्न के बाद हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न के बाद हम एक पेपर लेंगे और उसमें ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स किसी राइटर के हमें आते हैं कि नहीं आते. So we are very lucky that we are having some prominent writers in our syllabus and we are going to discuss those writers in this class. अब इन writers में जो भी राइटर मैं आपको आगे डिस्कस करने जा रही हूँ उससे रिलेटेड मैं कौन कौन से पॉइंट्स बताऊंगी. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट डिस्कशन एंड यू विल रियलाइज दैट बाय merely hearing all these concepts and facts and stories and historical background, you will conclude yourself that you have learned everything without taking any pains. So this is the difference between this class and other videos which you have been watching in the previous time. तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने राइटर्स की कहानी. उन राइटर्स में आपके सिलेबस में मैंने चुना है अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक के लिए विलियम शेक्सपियर, बिल्कुल नहीं, मैंने सेलेक्ट किया है जॉन गाल्सवर्दी को. जॉन गाल्सवर्दी को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर भी कवर अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या ये सारे पॉइंट्स से मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रही हूँ कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं. तो जुड़िए मेरे साथ और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस पूरी क्लास में क्या चीज़, क्या ऐसा सेक्शन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो डू प्रोवाइड योर कमेंट्स साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद दी क्लासेस. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉन गाल्सवर्दी. अब मैं कन्वेंशनल तरीके से आपको नहीं पढ़ाना चाहती कि सीधे मैंने ये नाम लिखा, उसके बाद में उसकी राइटिंग्स लिखी एंड यू हैव टू क्रैम ऑल दोज राइटिंग्स और फिर एग्जाम में आपको आंसर देने हैं. अगर ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाए इट विल बी वेरी मोनोटोनस और इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप चीज़ों को भूल जाएं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स हैं और उन सारे राइटर्स को एक साथ याद रखने की कोशिश में हम अक्सर क्या कर देते हैं, चीज़ों को मिक्स कर देते हैं. लेकिन अगर उनको समझ लिया जाए तो ये कभी भी मिक्स नहीं होगी. तो जॉन गाल्सवर्दी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका बर्थ कब हुआ, इनका बर्थ कब हुआ, इनकी डिमाइस कब हुई और इन्हीं के जीवन काल में ये क्या क्या समाज में इन्होंने हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं कुछ बताए. तो वो अपने राइटर्स के थ्रू ही बताएंगे. तो जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ, सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हमारी जो पिक्चर है वो आगे बढ़ेगी. तो हम देखते हैं इनका बर्थ ईयर. सबसे पहला पॉइंट आप अपने नोट्स में ये लिखेंगे दैट व्हाट वाज द बर्थ ईयर. ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ, तो आपको नोट्स में लिखना है कि 14 अगस्त. ठीक है, 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1867 इनका बर्थ ईयर माना जाता है. ये आपको क्या करना है, तो ये सिंपली याद ही करना है. नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये कौन सी एज में बिलोंग करते हैं. ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं. ठीक है, कौन सी सेंचुरी के राइटर हैं, तो ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं. ये भी बात आपको याद रखनी है. अब इनकी एज का नाम क्या है ये आपको याद होना चाहिए. तो इनकी एज का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो इनकी मेंटेलिटी है, जो इनके राइटर्स हैं, वो सब किस पे डिपेंड करेंगे, इनकी एज पर. और दैट एज वॉज कॉल्ड एडवर्डियन एज. राइट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जॉन गाल्सवर्दी जो थे कौन सी एज में बिलोंग करते थे, ये एडवर्डियन एज में बिलोंग करते थे. अब ये एडवर्डियन एज क्या थी?
एडवर्ड एक राजा का नाम था, जो कि कहाँ था, जो इंग्लैंड में था। अब ये जो इनकी बर्थ प्लेस है, इसके साथ आप याद कर लीजिए कि इनका जो जन्म स्थल है वो क्या था, सुररे, और प्लेस क्या थी, इंग्लैंड। ठीक, तो यहाँ पे सुररे इंग्लैंड भी आपको याद रखना है, अलॉन्ग विथ 14 अगस्त 1867। एक पॉइंट हमने ये याद किया, दूसरा पॉइंट 20th सेंचुरी, और तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं एडवर्डियन एज। व्हाट वाज दैट एडवर्डियन एज? दैट वाज द शॉर्टेस्ट एज पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। सबसे छोटा जो पीरियड माना जाता है वो एडवर्डियन एज का ही माना जाता है। कब से? तो आपका 1901 से लेकर 1910 तक। दिस वॉज द शॉर्टेस्ट एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये शॉर्टेस्ट एज है। ये मात्र 10 साल की एज रही थी, 10 साल का पीरियड रहा था, जिसको हम कहते हैं एडवर्डियन एज। इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं दिस वॉज द शॉर्टेस्ट एज इन इंग्लिश लिटरेचर। हुआ क्या था, इसमें जो राजा था एडवर्ड 7 जब उसका शासन चल रहा था, उसी के दौरान जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो हाईलाइटेड हुए। अब ये शासन क्या था? ये शासन था कंप्लीटली फैशन का, ये शासन था कंप्लीटली स्टाइल का, ये शासन था कंप्लीटली आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन के युग का, ये शासन था कंप्लीटली कैसा, गोल्डन एज का। अब स्वर्ण युग आते ही आपको याद आता है गुप्ताज पीरियड। गुप्त काल जो है हमारे हिस्ट्री में क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। तो क्या उस टाइम पे बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए इसलिए वो स्वर्ण युग कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। गुप्त काल में हुआ क्या था, गुप्त काल में बहुत ज्यादा सोने के सिक्के नहीं, गुप्त काल में बहुत ज्यादा साहित्यिक उन्नति हुई थी। गुप्त काल में स्थापत्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। इसी वजह से गुप्त काल को क्या कहा जाता है, हमारे पूरे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। उसका कारण क्या कि स्थापत्य क्षेत्र में, विद्वानों के क्षेत्र में, आपके साहित्य के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एडवर्डियन एज जो थी, इसको हम कहेंगे क्या, गोल्डन एज। इट वॉज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज एंड इट वॉज अ पीरियड ऑफ फैशन एंड स्टाइल ऑफ इलीट क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास। जो भी धनाढ्य वर्ग था, जो अपने को सुपीरियर मानता था, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ये युग उनका युग था। इसी के साथ आप देखेंगे कि 1900 से लेकर 1901 से लेकर मान लीजिए 1910 और 14 तक, या 1910 तक ही माने, 10 साल का बताया मैंने, तो ये 10 साल में क्या हो रहा था, तो इन 10 सालों में एडवर्डियन एज में एक बहुत बड़ी घटना हमारे इतिहास में घटी।